हेलो एवरीवन। पीएसओपी एमसीक्यू पार्ट वन में हमने टोटल 22 क्वेश्चन देखे थे, जो कि पावर सिस्टम के बेसिक को कवर कर रहा था। अब अभी का जो हमारा लेक्चर है, इसका नाम है पीएसओपी एमसीक्यू पार्ट टू। इस लेक्चर में हम जो पावर सिस्टम में फॉल्ट्स होते हैं, एक्चुअली फॉल्ट्स को हम कवर करेंगे। और ये हमारे आरजीपीपी का जो सिलेबस है पीएसओपी का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर का, उसके अकॉर्डिंग है। तो आई होप हमने आपने लास्ट जो टोटल वीडियो है उसको देखा होगा, क्योंकि उसके देखने के बाद आपका एक नॉलेज एक लेवल तक आ जाएगा और आगे के वीडियोज आपको समझने में आसानी होगी, सुविधा होगी। ओके, तो चलिए हम अभी जो सेकेंड पार्ट है उसको हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो क्वेश्चंस लिख रखे हैं, एक एक करके मैं क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पढ़ूंगा। और आप, आई होप, जिसको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही होगी वो हिंदी में इसको समझने का प्रयास करेगा। करना कुछ नहीं है आपको, आपको जस्ट एक पेन पेपर लेकर के बैठना है और जितने मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर इस वीडियो में, इस चर्चा को आपको ध्यान से सुनना है और साथ साथ थोड़ा पेन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस इस्तेमाल से क्या होगा, आपकी ज्यादा एकाग्रता इस कार्य के लिए लगेगी। तो आप क्या है कि ज्यादा गेन करेंगे, ज्यादा रिटेन कर पाएंगे। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पहला क्वेश्चन क्या है, द फॉल्ट इन फॉल्ट द पावर सिस्टम बिकम्स। देखिए, तो फॉल्ट में पावर सिस्टम क्या हो जाता है, ऑप्शन को देखिए। अनबैलेंस्ड हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है, या बैलेंस्ड रह सकता है, या फिर बैलेंस्ड ही रहता है, या इसमें से कोई नहीं। ये हमारे ऑप्शन है। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि भाई सिस्टम में अगर फॉल्ट नहीं है तो सिस्टम कैसा होता है हमारा, बैलेंस्ड। अगर सप्लाई और लोड बैलेंस्ड है, जो कि हमने लास्ट फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि कोई पावर सिस्टम बैलेंस्ड कब कहा जाता है, जब उसके सप्लाई और लोड दोनों ही बैलेंस्ड हो। और नॉर्मली सिस्टम क्या होता है हमारा, बैलेंस्ड होता है, तभी वो एक हेल्दी ऑपरेशन उससे हम ले सकते हैं। तो सिस्टम अगर हमारा हमारा बैलेंस्ड है और उसमें अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, तो बैलेंस्ड है। फॉल्ट के केस में क्या होता है कि सिस्टम बैलेंस हो सकता है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सिस्टम अनबैलेंस हो सकता है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सिस्टम अनबैलेंस हो ही जाता है, क्योंकि हमने देखिए जो फॉल्ट के टाइप, आपको मैंने एक वीडियो पहले भी दिया था जिसमें टाइप्स ऑफ फॉल्ट हमने पढ़े थे, उसमें देखिए आपके जो फॉल्ट के टाइप्स में अगर यहाँ लिखूं, देखिए इसके में टाइप हमने क्या देखे थे बेटा, यहाँ पर देखिए आपका थ्री लाइन फॉल्ट, जिसमें तीनों ही लाइन इन्वॉल्व होते हैं, थ्री लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। फिर हमने देखा था लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। फिर हमने देखा था लाइन टू लाइन फॉल्ट। फिर हमने देखा था आपका लाइन लाइन और ग्राउंड फॉल्ट। इसमें से ये जो दोनों हमारे फॉल्ट हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस्ड फॉल्ट। बैलेंस्ड फॉल्ट, क्योंकि इन फॉल्ट के होने के बाद में भी, इसका ना बताइए, थ्री लाइन फॉल्ट का मतलब क्या हुआ, तीनों लाइन अगर आपस में चिपक जाएं, और यहाँ पर चूंकि जी नहीं है, इसका मतलब क्या है, तीनों लाइन आपस में चिपक जाए लेकिन जमीन पर ना आए, है ना। ये क्या है, थ्री लाइन टू ग्राउंड, इसका मतलब तीनों लाइन आपस में चिपक जाए और कहा जाए, जमीन पर आ जाए। तो जिस फॉल्ट में तीनों ही लाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो चाहे वो जमीन पर आए चाहे वो जमीन पर नहीं आए, वो फॉल्ट होने के बावजूद भी सिस्टम हमारा क्या होता है भाई, बैलेंस्ड ही रहता है। सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस्ड ही रहता है। फिर आप मेरे से कह सकते हैं कि भाई सिस्टम अगर बैलेंस्ड है फिर समस्या क्या है, इसको हमने फॉल्ट क्यों बोला। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, आपका करंट या फिर वोल्टेज, है ना बेटा, इनके वैल्यूज जो है ना, आपके जो नॉर्मल वैल्यूज होते हैं हेल्दी ऑपरेशन में, जो वैल्यूज होते हैं उससे डिफरेंट हो जाते हैं, जो कि आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं या फिर जो आपके पर्सोनल्स हैं जो काम कर रहे हैं पावर सिस्टम में, उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होता, सुटेबल नहीं होता। ठीक है ना। और बहुत ही सबसे ज्यादा डेंजरस फॉल्ट तो आप इसी फॉल्ट को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट का वैल्यू इतना ज्यादा हो जाता है ना। एक और चीज आप अभी ही सुन लीजिए, ये जो मैंने 5 प्रकार के फॉल्ट की आपसे जो चर्चा में कर रहा हूं, इसमें से बोला जाए मोस्ट डेंजरस फॉल्ट, आप क्या बोलेंगे, थ्री लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। जिस फॉल्ट में तीनों लाइन इन्वॉल्व है वो बहुत ही डेंजरस फॉल्ट होता है। उसमें अगर ग्राउंड इन्वॉल्व है तो कुछ ज्यादा ही डेंजरस होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सिस्टम बैलेंस तो है, लेकिन जो फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बैलेंस होने के बावजूद भी इसको, ये क्या है कि आपका नॉर्मल कंडीशन नहीं है, हेल्दी कंडीशन नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट कंडीशन। ओके बेटा, अनबैलेंस्ड फॉल्ट कंडीशन, अनबैलेंस्ड तो इसमें खैर है ही। ये जो तीनों हमारे फॉल्ट हैं, इस टाइम हमारा सिस्टम क्या हो जाता है भाई, अनबैलेंस्ड। क्या हो जाता है, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड क्या हो जाता है यहाँ पर, अनबैलेंस्ड। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल।
अनसिमेट्रिकल, इसको क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड, अनसिमेट्रिकल और अनबैलेंस्ड फॉल्ट। तो हमारे लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो है हमारे क्या है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट या फिर अनबैलेंस्ड फॉल्ट। और हमारा जो थ्री लाइन फॉल्ट या थ्री लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, ये कैसे हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट या फिर बैलेंस्ड फॉल्ट। इसलिए अगर हमसे पूछा जाए कि क्या फॉल्ट के कंडीशन में पावर सिस्टम हमारा बैलेंस्ड हो अनबैलेंस्ड हो जाता है, तो हमें कहना चाहिए नहीं नहीं, अरे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि अगर फॉल्ट हमारा क्या हुआ, थ्री लाइन टू ग्राउंड, इसका मतलब सिस्टम हमारा कैसा रहेगा, फॉल्ट तो हो गया लेकिन सिस्टम भी कैसा हमारा बैलेंस्ड ही है। ओके बेटा, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी जो है ना वो सही है कि अनबैलेंस्ड या फिर बैलेंस्ड रह सकता है। अगर थ्री लाइन या थ्री लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या रहेगा आपका, बैलेंस्ड रह जाएगा। और अगर क्या आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या फिर लाइन टू लाइन फॉल्ट या फिर लाइन डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फॉल्ट, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज बैलेंस्ड फॉल्ट। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे चर्चा कर दिया, क्या है, ट्रिपल लाइन एल 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 और एल एल जी फॉल्ट जो है ना आपका क्या है, ये बैलेंस्ड फॉल्ट है। बहुत छोटे छोटे लेवल के यहाँ पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्योंकि आपके जो एक नंबर के क्वेश्चन जितने बनेंगे बेटा वो फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, है ना। और आपको याद होगा, अगर एग्जाम के पैटर्न की मैं बात करूं तो आपके 20 क्वेश्चन कैसे होंगे, एक नंबर के, और आपके 15 क्वेश्चन कैसे होंगे बेटा, 2 नंबर के, और आपके 5 क्वेश्चन कितने होंगे, 4 नंबर के। यहाँ से आपको 20 नंबर, यहाँ से आपको 30 नंबर, यहाँ से आपको 20 नंबर, टोटल आपके 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये जो 20 क्वेश्चन होंगे ना वो इसी लेवल के होंगे, इस लेवल के हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। जो 15 क्वेश्चन होंगे थोड़े से इससे एडवांस होंगे, और जो 5 क्वेश्चन होंगे ये थोड़े से न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होंगे। तो न्यूमेरिकल में भी क्या आपके पूरे आपका सिलेबस में अगर हम कंसंट्रेट करें तो न्यूमेरिकल ऐसे तो थोड़ा बहुत सब जगह है ना, 2-3 जगह है, लेकिन अगर मेनली मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो एक तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में जो न्यूमेरिकल है, जो मैं जिसके लिए मैं जो अपना हमारा पार्ट 6 होगा ना उसको डेडिकेटेड होगा। अगर आप 4 नंबर के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो जो पार्ट 6 है उसको बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 6 में आपसे बता रहा हूं कि मैं न्यूमेरिकल पे मेनली फोकस करूंगा। भले आपके पर यूनिट सिस्टम के न्यूमेरिकल हो या फिर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के न्यूमेरिकल हो, तो वहां से आपको क्या होगा बेटा, वो फायदा करेगा। ओके बेटा, समझ में आ गया ना। तो हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द मोस्ट डेंजरस फॉल्ट। अभी मैंने आपको बताया कौन सा फॉल्ट बेटा, मोस्ट डेंजरस फॉल्ट कौन सा है, थ्री लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज द मोस्ट डेंजरस फॉल्ट। थ्री लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज द मोस्ट डेंजरस फॉल्ट। मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्ड फॉल्ट मींस कौन सा फॉल्ट है जो बार बार होता है, कौन सा फॉल्ट है जो बार बार होता है। तो आपका जो एक लाइन का जमीन पर टूट के गिरना नहीं बहुत बार होता है, 2 लाइन का आपस में चिपकना ये भी कम होता है, या 2 लाइन चिपक के जमीन पे गिर जाए ये भी कम होता है, जो कि ये फॉल्ट है। ये क्या डबल लाइन फॉल्ट है, ये भी फॉल्ट कॉमी, ये जो फॉल्ट है ना आपका, ये सब ऑप्शन आपके सही नहीं है। ऑप्शन सही यहाँ पर कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सही है। ये फॉल्ट जो है ना आपका बहुत बहुत इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बहुत ज्यादा है, क्या फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ही ज्यादा है, और फॉर्चुनेटली ये कम खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक कौन होता है, ये, और आपको बता दूं ये सबसे कम होता है ना। ये क्या होता है, सबसे इसकी फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस जो इसकी है वो सबसे कम है। ठीक है बेटा, तो देखिए बहुत जल्दी हमने क्या है 4 क्वेश्चन देख लिए, है ना। थोड़ा सा पैसेंस लेकर के आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, और बहुत जल्दी क्या है कि हम 20-22 क्वेश्चन कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और अच्छा से आप सीख लेंगे। तो चलिए जो 5वां क्वेश्चन है बेटा हमारा वो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज सिमेट्रिकल फॉल्ट। ये देखिए जो मैंने पहले आपको थोड़ा सा बता दिया था ना, जो हल्का सा फॉल्ट के टाइप्स के बारे में बताए थे, उसमें सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फॉल्ट, या फिर मैंने आपको क्या बताया था बेटा वहां पर कौन सबसे डेंजरस होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस किसकी होती है, इन्हीं पे ये क्वेश्चन है। और यही बेसिक फैक्ट है आपके। ऐसे फैक्ट बहुत हो सकते हैं, लेकिन हम क्या है कि जितना अपने से जितना अधिक से अधिक हो सके उसको कवर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट मींस कौन सा बेटा, बैलेंस्ड फॉल्ट। बताइए कौन कौन सा होता है, आप ध्यान से देखिए। क्या 3G फॉल्ट बैलेंस्ड फॉल्ट होता है, कि ये बैलेंस्ड फॉल्ट होता है, कि थ्री लाइन फॉल्ट, कि टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बैलेंस्ड होता है, या LL या फिर 12 फॉल्ट बैलेंस्ड फॉल्ट होता है, या फिर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बैलेंस्ड फॉल्ट होता है। इसमें से कौन से बैलेंस्ड फॉल्ट होते हैं बेटा, तो देखिए थ्री लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और थ्री लाइन जिसमें तीनों लाइन इन्वॉल्व हो क्या होता है आपका, बैलेंस्ड फॉल्ट होता है, वो क्या आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ट्रू है। विच अमंग द फॉलोइंग आर शॉर्ट सर्किटेड फॉल्ट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, हमने जितने जो 5 टाइप के फॉल्ट पढ़े थे ना बेटा, कौन कौन से पढ़े थे हमने, थ्री लाइन टू ग्राउंड, टू लाइन टू ग्राउंड और लाइन टू ग्राउंड। ये जो हमने 5 प्रकार के जो फॉल्ट पढ़े ना, पांचों ही मालूम है कि आपके ये शॉर्ट सर्किटेड फॉल्ट है।
कैसे फॉल्ट है? शॉर्ट सर्किटेड, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या थ्री लाइन में क्या हो गया? तीनों लाइन आपस में चिपक गए। यहाँ पे क्या तीनों लाइन आपस में चिपक के क्या हो गए? जमीन से गिर गए। शॉर्ट सर्किटेड का मतलब क्या होता है? हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के जो दो पॉइंट है सॉरी, या फिर दो डिफरेंट पोटेंशियल के पॉइंट है वो आपस में चिपक जाए, उसी को तो हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। समझ में आ रहा है बेटा? ये क्या आपका जितने फॉल्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सभी क्या हमारे शॉर्ट सर्किटेड फॉल्ट है, सभी क्या हमारे शॉर्ट सर्किटेड फॉल्ट है। या फिर इनका एक और नाम आप समझ लीजिए शॉर्ट सर्किटेड फॉल्ट का क्या है आपका यहाँ पर, तो शंट फॉल्ट। क्या बेटा? शंट फॉल्ट सॉरी, शंट फॉल्ट है ना। तो शॉर्ट सर्किटेड फॉल्ट बोलिए या फिर शंट फॉल्ट बोलिए, है ना। आपको ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना है, दोनों डिफरेंट नहीं है, शॉर्ट सर्किटेड फॉल्ट या फिर शंट फॉल्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए थ्री लाइन फॉल्ट या शॉर्ट सर्किटेड फॉल्ट, थ्री लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ये भी शॉर्ट सर्किटेड फॉल्ट है, ये सभी हैं। इसलिए मैंने क्या लिखा? ऑल ऑफ द अबव। देखिए हमने इस तरह से 6 क्वेश्चन कर लिए, बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से समझ के 6 क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए मोस्ट सीरियस कंसिक्वेंसेस ऑफ मेजर अनक्लियर्ड शॉर्ट सर्किटेड फॉल्ट में बी। अब देखिए इसका हिंदी में अगर बोलूं, इस क्वेश्चन का अगर हिंदी में बोलूं पढ़ूं, तो पहले इंग्लिश में इसको देखते हैं क्या लिखा गया। मोस्ट सीरियस कंसिक्वेंस ऑफ मेजर अनक्लियर्ड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में बी क्या होता है? कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जो अधिकतर आपके जो शॉर्ट सर्किटेड फॉल्ट होते हैं, अगर उनको हम अनक्लियर नहीं करें, अनक्लियर मींस क्लियर नहीं करें, बहुत जल्दी उस फॉल्ट को हम रिमूव नहीं करें, तो उसका मोस्ट सीरियस, सबसे मैंने जो सीरियस गंभीर परिणाम, कंसिक्वेंस परिणाम क्या हो सकता है? अगर शॉर्ट सर्किटेड फॉल्ट को हमने क्लियर नहीं किया तो उसका गंभीरतम परिणाम क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, फायर लग सकती है, क्योंकि देखिए शॉर्ट सर्किट में क्या करंट बहुत ज्यादा होता है, और करंट अगर ज्यादा है तो ये आई स्क्वायर आर लॉस ये बहुत ज्यादा है। करंट बहुत ज्यादा है तो ये लॉस बहुत ज्यादा है, अगर ये लॉस बहुत ज्यादा है तो हीट बहुत ज्यादा है, अगर हीट बहुत ज्यादा है तो फिर क्या है आपका चांस ऑफ फायर, यहाँ पर क्या है फायर का चांस होता है ना। बाकी जो दूसरे क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड नहीं है, आप इसको भी देख के कह सकते हैं कि आसानी से कि फायर कहीं, देखिए यहाँ पे ब्लोइंग ऑफ फ्यूज की कहां से बात आ गई, यहाँ पर हेवी वोल्टेज ड्रॉप ये भी कहां से आ गया, है ना। तो कंसिक्वेंस क्या हो गया, ये कंसिक्वेंस है। ओके बेटा, इस दोनों में देखा जाए तो मोस्ट सुटेबल वन इज द फायर, आग लग सकता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट डिपेंड्स अपॉन, जो फॉल्ट करंट का जो मान है ना बेटा, मान वैल्यू जो है ना वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ लिखा गया टोटल इंपीडेंस अप टू फॉल्ट। अब यहाँ पता चल सब स्टेशन है आपका, है ना, क्या बेटा यहाँ पर सब स्टेशन है, और यहाँ से लाइन गई, ऐसे लाइन गई, ऐसे लाइन गया है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका फॉल्ट हो गया, ठीक, क्या हो गया आपका फॉल्ट। ओके, तो देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल्ट करंट डिपेंड्स अपॉन टोटल इंपीडेंस अप टू द फॉल्ट। टोटल इंपीडेंस अप टू द फॉल्ट का मतलब क्या है कि सबस्टेशन से लेकर के फॉल्ट तक का जो इंपीडेंस है क्या उस पर डिपेंड करता है। ये पहला ऑप्शन है, क्या जो है ना आपका फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड टोटल इंपीडेंस, जो कुल इंपीडेंस है कहाँ का, अप टू फॉल्ट, फॉल्ट तक के कुल इंपीडेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। या फिर वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट, जो फॉल्ट पॉइंट है यहाँ का वोल्टेज क्या है इस पे डिपेंड करता है। या फिर आपका तीसरा ऑप्शन क्या, लोड करंट बीइंग सप्लाइड, लोड करंट बीइंग सप्लाइड बिफोर अकरेंस ऑफ फॉल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, फॉल्ट के अकर, फॉल्ट के होने के पहले जो लोड करंट सप्लाई किया जा रहा है क्या उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर डी क्वेश्चन क्या, बोथ ए एंड बी, या फिर ए और बी, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि टोटल इंपीडेंस क्या है यहाँ पर इस पे भी डिपेंड करता है, और आपका क्या है कि वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट है ना इस पे डिपेंड करता है। थोड़ी सी आप इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि इसको अच्छे से समझने के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए है ना, आपको बता रहा हूँ बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, और उस गहराई तक अगर जाते हैं तो फिर क्या है बेटा, थोड़ी सी समय बढ़ जाएगा हमारा, जो हम लिमिट सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए बढ़ जाएगा, है ना। तो देखिए फॉल्ट करंट किस पे डिपेंड करता है बेटा, तो देखिए टोटल इंपीडेंस है ना, भाई कहां से, सोर्स से लेकर के फॉल्ट पॉइंट तक के बीच का जो इंपीडेंस है उस पर डिपेंड करता है, और फॉल्ट जहां से हुआ है, जो पॉइंट आपका चिपक गया है जमीन में, ठीक है ना, उस पॉइंट का वोल्टेज कितना है इस पे भी फॉल्ट करंट डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये तीसरा कहना है कि नहीं भाई, फॉल्ट होने के पहले जो लोड है ना, सब जो पावर सिस्टम है कितना करंट सप्लाई कर रहा था वो यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मैटर कर रहा है आपका बेटा, कि जो इंपीडेंस है ना, कौन सा इंपीडेंस, सोर्स जहां से आपका मेन सोर्स है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर या जो कुछ भी सोर्स है आपका,
हमारे घर के लिए तो एक तरह से देखा जाए तो भाई जो सोर्स क्या हो गया, अगर घर में कोई फॉल्ट हो रहा है, और छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर समझ सकते हैं, तो हमारा जो नियर बाई ट्रांसफार्मर है, हमारी बिजली तो वहीं से आ रहा है। ऐसे तो सोर्स आप क्या है कि पता चला कि थर्मल पावर प्लांट वहां से कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और पावर सिस्टम ऐसे कॉम्प्लेक्स होता भी है। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जो फॉल्ट करंट है किस पे डिपेंड करता है, एक फैक्ट समझ लीजिए, फॉल्ट करंट किस पे डिपेंड करता है कि सोर्स और फॉल्ट पॉइंट के बीच में जो इम्पीडेंस है ना, उस पर डिपेंड करता है। ये पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, जो फॉल्ट पॉइंट है, फॉल्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ है कि भाई पावर सिस्टम का वो पॉइंट जहां पर फॉल्ट हुआ है उसका वोल्टेज लेवल क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है कि फॉल्ट करंट क्या होगा, है ना। क्योंकि ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं और दो ऑप्शन हम लगा नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन डी को हमने लगाया, जिसमें क्या बोला गया, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ओके बेटा, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हमने कर लिए। चलिए नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, द फॉल्ट स्टडी। देखिए ये भी बहुत फैक्चुअल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉल्ट स्टडी ऑफ ए पावर सिस्टम इज यूजफुल इन द सिलेक्शन ऑफ। भाई फॉल्ट स्टडी हम करते ही क्यों हैं? फॉल्ट स्टडी करने के लिए तो भाई बहुत सारा बात देखना होता है, भाई पैटर्न देखना है कि क्या भाई फॉल्ट के इधर इस पर्टिकुलर रीजन में कोई ऐसा भी इंटरेस्टेड हो सकता है कि देखते हैं भाई इधर फॉल्ट होता ही क्यों, थोड़ा देख लें, वो भी इसका इंटरेस्ट हो सकता है। देखिए मेनली जो फॉल्ट स्टडी किया जाता है बेटा, मान लो प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है कि भाई फॉल्ट होने के बाद करंट कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ पर इस जगह पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, भाई उसके अनुसार सर्किट ब्रेकर लगा दे, है ना। तो जो पहला हमारा ऑप्शन है सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर का रेटिंग क्या हम रखें भाई पावर सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए, कितने करंट के करस्पॉन्डिंग इस सर्किट ब्रेकर का रेटिंग रखें, ये रेटिंग डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, हम फॉल्ट की स्टडी करते हैं। भाई फॉल्ट की स्टडी के जो बहुत कारण है ना, कारणों में से एक प्रमुख कारण है सर्किट ब्रेकर की क्या, हम रेटिंग को डिसाइड करने के लिए। ठीक है बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सीरीज रिएक्टर्स आर यूज टू। देखिए रिएक्टर्स का मतलब क्या होता है भाई, इंडक्टर्स, ऐसे इसी को हम बोलते हैं बेटा रिएक्टर्स। रिएक्टर्स सीरीज का मतलब क्या है, ये सीरीज में लगा है ना। ट्रांसमिशन लाइन पता चला, उसमें सीरीज में एक रिएक्टर हमने लगा रखा, या फिर कई कई सारे कुछ एप्लियंस के साथ हमने सीरीज में रिएक्टर लगा रखा है ना। सीरीज में रिएक्टर लगाने की क्या फायदा है, सीरीज रिएक्टर्स आर यूज्ड टू, क्यों, इंप्रूव द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ठीक है। दूसरा क्या, इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम, ठीक। तीसरा क्या, इंप्रूव वोल्टेज रेगुलेशन, और चौथा क्या है, ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल विद इन कैपेसिटी ऑफ द स्विच गियर। तो देखिए आपको तो दिमाग में ही रख लेना है कि भाई जो रिएक्टर्स है ना, रिएक्टर्स लिमिटिंग रिएक्टर्स भी इनको बोलते हैं हम, है ना। लिमिटिंग रिएक्टर्स का मुख्य उद्देश्य ही होता है, आपसे बता रहा हूं क्या करना है, कि जो फॉल्ट करंट है ना उनको लिमिट करना, उनको कम करना, है ना। वो क्या करते हैं, फॉल्ट करंट को बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है ना, उनको कम करना, नाम है लिमिटिंग रिएक्टर्स। आप रिएक्टर्स कहिए या फिर क्या कहिए, लिमिटिंग रिएक्टर्स, लिमिटिंग रिएक्टर्स। ठीक है बेटा, मेरे साथ आप क्या करिए कि सुनते चलिए तो थोड़ा आसान होगा, ठीक है बेटा। लिमिटिंग रिएक्टर्स, तो जो सीरीज रिएक्टर्स है उनका प्रमुख यूज क्या होता है, याद हो जाएगा आप दो बार सुन लेंगे तो। सीरीज रिएक्टर्स का या लिमिटिंग रिएक्टर्स है ना, उनका प्रमुख यूज क्या होता है, फॉल्ट करंट को कम करना, जिसको हमने फॉल्ट लेवल भी यहाँ बोला है। बात एक ही, घबराना नहीं है, फॉल्ट लेवल, फॉल्ट करंट, है ना, फॉल्ट कैपेसिटी, ज्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पर, जो 11वां क्वेश्चन है, करंट लिमिटिंग रिएक्टर। देखिए यहाँ पर आ गया भाई, किस किस टाइप का हो सकता है, तो थोड़ी सी करंट लिमिटिंग रिएक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना उस पर आधारित है कि भाई किसका बना होता है, कैसा बना होता है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। एयर कोल्ड हो सकता है, ऑयल इमर्ज्ड हो सकता है, ऑयल इमर्ज्ड नॉन मैग्नेटिकली शिल्डेड, मैग्नेटिकली शिल्डेड हो सकता है। ये क्या होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप तो क्या है कि इसमें ये तीनों ही हो सकता है, देख लीजिए। टोटल हमको इस पीएसओपी के एमसीक्यू में 132 क्वेश्चन करना है। 132 क्वेश्चन करना इतना डिफिकल्ट टास्क भी नहीं होता है भाई। आपसे बताओ रियल दुनिया में तो लोग सफल होने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं। अगर 132 क्वेश्चन को 5 बार भी देखना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है यार। 132 क्वेश्चन बहुत लिमिटेड होते हैं। मैंने टोटल जो है ना, जो पीएसओपी के जो एमसीक्यू के मैंने जो ये बना रहा हूं मैं आपके वीडियो, इसमें टोटल 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट मिलाकर के टोटल हमने 132 क्वेश्चन किए हैं, है ना। और ये 132 क्वेश्चन इतना ज्यादा ध्यान रख करके बनाया मैंने कि ताकि कोई सिलेबस, है ना, सिलेबस का वो पोर्शन भी बिल्कुल छूटा ही नहीं जिससे ज्यादा चांस है क्वेश्चन आने के। और कोई पोर्शन हमने नहीं छोड़ा, ऑलमोस्ट सभी कुछ पोर्शन हमने किया। तो हमारे यहाँ पर लक्ष्य है कि नहीं, जो सिलेबस जो है ना ऑलमोस्ट पूरा कवर्ड हो, फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी भी ना हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी ना हो। तो भाई 1 नंबर के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 2 नंबर के 20 क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, 2 नंबर के 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं।
4 नंबर के तो 5 ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 5 क्वेश्चन, जो 4 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उसके लिए भी हमने एक जो 6th पार्ट है टोटली उसी के लिए डेडिकेटेड है, और कुछ बीच से में भी मिल जाएंगे आपको न्यूमेरिकल वगैरह से छोटे छोटे क्वेश्चन। तो 132 क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, हौसला आप बढ़ा के, है ना, एक बार आप डिटरमाइंड हो जाएंगे कि 132 क्वेश्चन हमें 3 बार देख लेना, 4 बार देख लेना, देखना एग्जाम के समय आपको कितनी ज्यादा आप हेल्दी महसूस करते हैं। आप एग्जाम के समय अगर आपने इतना कर लिया तो एग्जाम के समय आप बहुत ज्यादा हेल्दी मतलब कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, उतना आपको डर नहीं लगेगा, है ना, आपका दिमाग काम करेगा, है ना बेटा। तो देखिए आपको याद रखना है, ये याद रखना है कि आपका करंट लिमिटिंग रिएक्टर कैसे बने होते हैं भाई, एयर कोल्ड हो सकते हैं, ऑयल इमर्ज्ड, मैग्नेटिकली शील्डेड, ऑयल इमर्ज्ड, नॉन मैग्नेटिकली शील्डेड, सभी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। यहाँ पर देखिए अल्फा एक ऑपरेटर हम यूज करते हैं नॉन सिमेट्रिकल फॉल्ट के स्टडी में। अनसिमेट्रिकल जो हमने फॉल्ट पढ़ा था, चर्चा कर रहे हैं, इसके स्टडी में एक अल्फा ऑपरेटर की हम बात करते हैं। ऑपरेटर, इस अल्फा का वैल्यू कितना होता है, देखिए आप, इस अल्फा का वैल्यू होता है e टू द पावर j 120 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, 1 एंगल 120 डिग्री, और इसी को मैं लिख दूं तो 1 एंगल cos 120 डिग्री प्लस j sin 120 डिग्री, और इसी को मैं लिख दूं तो ये कितना है भाई, ये तो एक ही है, cos 120 डिग्री कितना होता है, -1/2 प्लस j √3/2। ये हमारा क्या होता है, अल्फा का वैल्यू होता है। टोटल अल्फा के जितने वैल्यूज, जितने तरह से हम वैल्यूज लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये क्या आपका पोलर फॉर्म में, ये दोनों क्या आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये अल्फा का वैल्यू है जो कि आपको याद रखना है। तो अल्फा का वैल्यू देखिए ये भी होता है, ये भी होता है, और ये भी होता है, देखिए, है ना। इसलिए क्या हमने ऑल यहाँ पर लगा रखा है, ये आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, 132 क्वेश्चन याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद से आ जाइए, चूज द करेक्ट। यहाँ पर देखिए हमने देखा अल्फा कितना है भाई, ई जे 120 डिग्री, यहाँ पर प्लस है भाई, माइनस नहीं है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है कि आगे जाकर के माइनस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है अधिकतर बच्चों को। इसलिए क्या है कि यहाँ पर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ई टू द पावर जे 120 डिग्री। तो देखिए अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ई टू द पावर जे 240 डिग्री, और अल्फा क्यूब कितना हो जाएगा भाई, ई टू द पावर जे 360। ठीक है, अल्फा 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 गुणा करते चलो, अल्फा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा, तो कितना हो जाएगा भाई, पावर जुड़ जाएगा 240 डिग्री। अल्फा क्यूब कितना होगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर 120 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ठीक है ना, प्लस 240 डिग्री, 120 डिग्री प्लस 240 डिग्री कितना होगा, 360 डिग्री। इसकी वैल्यू अगर मैं बोलूं, इसका वैल्यू, अच्छा इसका एक और, इसको मैं एक तरह से और ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 120 डिग्री, इसको क्या लिख दूं मैं, 1 240 डिग्री, इसको क्या लिख दूं, 1 360 डिग्री, ठीक है। इसको क्या लिख दूं मैं, -1/2 प्लस j √3/2, इसको क्या लिख दो भाई, अब बताइए 240 डिग्री की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होता है भाई, -1/2 माइनस j √3/2, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है 1, अल्फा क्यू का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। तो देखिए आप तीनों को अगर जोड़ेंगे ना, तीनों को जोड़ देंगे ना, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा, 0। तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, -1/2 प्लस j √3/2 प्लस, सॉरी, -1 माइनस j √3/2 प्लस 1, तो देखिए ये और ये कट गए, और ये -1/2 है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1/2 माइनस j √3/2, -1/2 माइनस j √3/2, माइनस j √3/2 प्लस j √3/2 कट गया, -1/2 कितना हो गया, -1 प्लस 1 कट गए, कितना आ गया 0। तो ये भी आपको याद रखना है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, या फिर नॉर्मली इसको हम बोलते हैं ऐसा है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये अल्फा के बारे में दो बातें है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर अल्फा हमने देख लिया था तो अल्फा स्क्वायर इतना ही होता है, बात सही है, अल्फा क्यूब 1 होता है, ये भी सही है। अल्फा 4 कितना हो जाएगा, अल्फा 4 कितना होगा भाई, अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, अल्फा इंटू 1, अल्फा नहीं होगा, ये भी सही है आपका। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि सभी के सभी सही हैं, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा देख लेना है। ओके, चलिए लास्ट जो 14th नंबर हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव सीक्वेंस सिस्टम। अब देखिए ए बी सी जो आपका सिस्टम है ना, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। इसको लिखने का तरीका और क्या है, बी के बाद सी आ रहा है, इसके बाद ए आ रहा है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी ए
और बताइए बी, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। मीन्स का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा सीक्वेंस कितना है, ए बी सी, ऐसा। आप कहीं से शुरू किए, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, तो ए बी सी पॉजिटिव सीक्वेंस है। उसी को हमने लिख दिया बी सी ए पॉजिटिव सीक्वेंस है, सी ए बी, ये भी पॉजिटिव सीक्वेंस है। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? सीक्वेंस क्या देखिए, ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद ए आना चाहिए, ए के बाद फिर बी आना चाहिए, बी के बाद फिर सी आना चाहिए, सी। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा सीक्वेंस आप कहीं से भी शुरू कर दो, ए से शुरू कर दो तो एबीसी हो जाएगा, बी से शुरू कर दो बीसीए हो जाएगा, सी से शुरू कर दो सी ए बी हो जाएगा, सब के सब क्या पॉजिटिव सीक्वेंस। लेकिन अगर ऐसा हो जाए ए के बाद सी आ जाए फिर बी आ जाए, तो इससे अगर उल्टा हो गया कि नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, ए सी बी या फिर सी बी ए या फिर बी ए सी। तो यहाँ पर बी ए सी, ये क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस। ये क्या आपका नेगेटिव सीक्वेंस, ये क्या आपका नेगेटिव सीक्वेंस, माने ए बी सी या फिर आर वाई बी, है ना, ये क्या आपका पॉजिटिव सीक्वेंस। और नेगेटिव इसका क्या बनेगा भाई, क्या वाई बी आर बनेगा, नहीं, ये पॉजिटिव। अगर मैं बोलूं आर वाई बी ये आपका पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो भाई मालूम है वाई बी आर भी पॉजिटिव सीक्वेंस है और बी आर वाई भी पॉजिटिव सीक्वेंस है, सभी पॉजिटिव सीक्वेंस। नेगेटिव सीक्वेंस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वाई आर बी, नेगेटिव सीक्वेंस हो जाएगा, बी ए सी, बी ए सी, ये नेगेटिव सीक्वेंस हो जाएगा। तो थोड़ी ध्यान से आप है ना खुद से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि ए बी सी अगर पॉजिटिव सीक्वेंस है, भाई क्या बी सी ए होगा, नहीं वही पॉजिटिव सीक्वेंस होगा, सी ए बी होगा वही पॉजिटिव सीक्वेंस होगा। नेगेटिव कौन सा होगा भाई, बी ए सी, नेगेटिव कौन सा होगा, बी ए सी। ओके बेटा, तो ये 14 क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से यहाँ पर कर लिए, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो थोड़ा सा और ध्यान से देख लेते हैं, बहुत ज्यादा उसमें उबने की आवश्यकता नहीं है ना, अपना काम हो रहा है, हम सीख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पर 14 जो 15th क्वेश्चन है, क्या जीरो सीक्वेंस क्वांटिटीज ऑफ ऑल द थ्री फेज ऑफ एन अनबैलेंस सिस्टम आर। अब देखिए हमने क्या है बेटा मालूम है, बहुत डिटेल से तो इसमें हम अभी चर्चा नहीं कर पा रहे, लेकिन देखिए हम क्या होता है कि हम जब अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अनबैलेंस्ड क्वांटिटीज। इन अनबैलेंस्ड क्वांटिटीज को मालूम हम पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस में ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे 5 रुपए के तोड़िए 1 रुपया 2 रुपया में, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे सर 2 रुपए का 2 सिक्का आएगा और 1 रुपए का 1 सिक्का आएगा, आपने 5 रुपए का तोड़ दिया। वैसे जो अनबैलेंस्ड क्वांटिटी होते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या करते हैं बेटा, पॉजिटिव सीक्वेंस क्वांटिटी, नेगेटिव सीक्वेंस क्वांटिटी और जीरो सीक्वेंस क्वांटिटी में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। जिसमें पॉजिटिव सीक्वेंस क्वांटिटी का ऑर्डर क्या होता है, ए बी सी, और नेगेटिव सीक्वेंस का ऑर्डर क्या होता है, बी ए सी, और जीरो सीक्वेंस का ऑर्डर क्या होता है, देखिए पॉजिटिव सीक्वेंस का ऑर्डर क्या होता है, ए बी सी। ये किसका ऑर्डर हुआ भाई, पॉजिटिव सीक्वेंस का। कितना फेज डिफरेंस है यहाँ पर, 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री। नेगेटिव सीक्वेंस का ऑर्डर क्या होता है, ए सी बी, है ना, ए सी बी या फिर बी ए सी या फिर सी बी ए। ये किसका हो गया भाई, ये हो गया नेगेटिव सीक्वेंस का ऑर्डर, ठीक है ना। जीरो सीक्वेंस का ऑर्डर क्या होता है, ए बी सी। तीनों के तीनों क्या होते हैं आपके यहाँ पर, तीनों तीनों क्या होते हैं आपके, ये क्या आपका जीरो सीक्वेंस, ये आपका नेगेटिव सीक्वेंस, ये क्या आपका पॉजिटिव सीक्वेंस। याद आ रहा है कि नहीं? तो देखिए आपका ए बी सी पॉजिटिव सीक्वेंस है, और मैं अगर बोलूं ए सी बी नेगेटिव सीक्वेंस है, और ए बी सी तीनों ही आपके बराबर हों, किसमें, मैग्नीट्यूड में भी फेज में, ये जीरो सीक्वेंस आपके जो क्वांटिटीज होते हैं उनका ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनका ये उनकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। आपको मैं पॉजिटिव सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव सीक्वेंस क्वांटिटीज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसमें यह होता है कि पहले कौन आएगा, ए फेज, उसके बाद से बी फेज, उसके बाद से सी फेज, पॉजिटिव सीक्वेंस। नेगेटिव सीक्वेंस में क्या होगा, पहले ए फेज, उसके बाद से सी फेज, ना कि बी फेज, और फिर क्या आएगा आपका बी फेज, सी ए फेज सी फेज बी फेज, या फिर बी फेज ए फेज सी फेज, या फिर सी फेज बी फेज सी फेज बी फेज और ए फेज। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नेगेटिव सीक्वेंस क्वांटिटी हो गया। लिखने के बाद थोड़ा और आसान हो जाता है समझना।
पॉजिटिव सीक्वेंस तो बहुत आसान है भाई, बैलेंस्ड क्वांटिटी पॉजिटिव सीक्वेंस क्वांटिटी होता है, जो नॉर्मली बैलेंस्ड होता है ना वो पॉजिटिव सीक्वेंस है ना। नेगेटिव सीक्वेंस क्या होगा, बैलेंस जैसी ही है, बस सीक्वेंस थोड़ी चेंज हो गई है भाई, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, आरएमएस वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, फेज एंगल भी सेम का जो डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए, बस सीक्वेंस क्या बदल रहा है, ए के बाद बी ना आकर के सी आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे नेगेटिव सीक्वेंस। जीरो सीक्वेंस क्वांटिटी में आपका क्या होता है बेटा, तीनों ही जो हमारे तीनों फेज के जो जीरो सीक्वेंस क्वांटिटी हैं, जो तीनों फेज के जीरो सीक्वेंस क्वांटिटी होते हैं वो क्या होते हैं बेटा आपके, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और उनका फेज वैल्यू भी सेम होता है नेगेटिव सीक्वेंस क्वांटिटी का। ठीक है, तो देखिए आप इसमें इसको नेगेटिव सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस को लेकर के ज्यादा घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं कि आपका पीएसयूपी के टोटल क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे, है ना, जितना आपको समझ में आ रहा है उतने से काम चला लीजिए। इनकेस अगर आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो आप मुझे भाई मेरे से पूछ सकते हैं, है ना, मेरा तो आपको कॉन्टेक्ट डिटेल तो पता ही, पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ओके बेटा, तो देखिए अब ये आपका क्या हो गया, जीरो सीक्वेंस क्वांटिटी के अगर बारे में बताऊं तो क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड फेज, यहाँ पर हमने क्या लिखा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड फेज, ऑप्शन सी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड फेज, ये इक्वल होता है। ठीक है, 16th को नंबर क्वेश्चन क्या, फॉर स्टार कनेक्टेड सिस्टम विदाउट न्यूट्रल, हमारे पास स्टार कनेक्टेड तो सिस्टम है, ठीक है ना, जिसका न्यूट्रल कहाँ है यहाँ पर, लेकिन विदाउट न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, स्टार कनेक्टेड सिस्टम में तो न्यूट्रल होगा ही, है ना। यहाँ पर विदाउट न्यूट्रल जो कहा जा रहा है ना, उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमने इसकी ग्राउंडिंग नहीं की है ना, उसको बोलते हैं विदाउट न्यूट्रल। स्टार कनेक्टेड सिस्टम न्यूट्रल कैसे नहीं होगा, ये होगा ही विदाउट न्यूट्रल। यहाँ जो लिखा गया ना बिना न्यूट्रल के लिख बोला गया, इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रल को हमने अर्थ से कनेक्टेड नहीं किया है किसी भी प्रकार से, या तो रेजिस्टेंस के थ्रू या रिएक्टेंस के थ्रू या फिर एक सॉलिड वायर, कैसे भी हमने किया ही नहीं है, उसको हम क्या बोले विदाउट कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या, फॉर स्टार कनेक्टेड सिस्टम विदाउट कनेक्शन, विदाउट न्यूट्रल, इसका मतलब न्यूट्रल कनेक्टेड नहीं है, वैल्यू ऑफ द जीरो सीक्वेंस करंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे बता दूं भाई, जीरो सीक्वेंस करंट, ठीक है ना, एक तो सबसे पहली बात है जीरो सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट कहां पर आएंगे आपके, अनबैलेंस्ड फॉल्ट में, बैलेंस्ड फॉल्ट में तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि सिस्टम हमारा बैलेंस्ड है, तो उसका बैलेंस सिस्टम भाई, जो बैलेंस्ड अगर सिस्टम है फॉल्ट के बाद, तो कौन कौन से फॉल्ट है भाई, थ्री लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या थ्री लाइन फॉल्ट, उस केस में सिस्टम हमारा क्या है बैलेंस्ड, क्योंकि इस फॉल्ट के केस में सिस्टम क्या होता है बैलेंस्ड, और अगर सिस्टम बैलेंस्ड है तो क्वांटिटी हमारी क्या है बैलेंस्ड, अगर बैलेंस्ड है तो उस क्वांटिटी को पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस में ब्रेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना, उसको ब्रेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, मैटर कब हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर, कि अगर हमारा फॉल्ट कैसा है, हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या फिर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या फिर लाइन टू लाइन फॉल्ट, सिस्टम हमारा क्या हो जाता है अनबैलेंस्ड, फिर अनबैलेंस्ड हो जाता है तो एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्या हर एक फेज का पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस लिखना पड़ता है, तीनों ही फेज का पॉजिटिव सीक्वेंस जीरो, पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस तीनों ही फेज का लिखना पड़ता है, ए फेज का भी, बी फेज का भी और सी फेज का भी, ठीक है ना। लेकिन परिस्थिति उत्पन्न ही कब होती है, जब हमारा सिस्टम क्या हो अनबैलेंस्ड, और वो किस केस में होता है, जब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या फिर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या फिर लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है। ठीक है, हाँ, इसमें भी एक और महत्वपूर्ण बात हमें और समझ लेना चाहिए, वो ये बात है कि हमने अभी तो आपको ये बता दिया कि भाई पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस से ब्रेक करने की आवश्यकता ही तब आती है जब हमारा फॉल्ट क्या हो अनसिमेट्रिकल हो, अनबैलेंस्ड। लेकिन इसमें भी जीरो सीक्वेंस करंट तभी फ्लो होगा जब हमारा फॉल्ट कैसा हो, ग्राउंड को इन्वॉल्व कर रहा हो। जैसे हमने तीन प्रकार के फॉल्ट बताए अनबैलेंस्ड फॉल्ट, कौन कौन से, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और एक कौन सा डबल लाइन फॉल्ट। तो देखिए जो डबल लाइन फॉल्ट है उसमें ग्राउंड तो इन्वॉल्व नहीं है ना, तो डबल लाइन फॉल्ट में आपसे बताऊं कि जीरो सीक्वेंस करंट नहीं फ्लो होगा। जीरो सीक्वेंस आप यहां पर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जीरो सीक्वेंस करंट तभी फ्लो होता है जब फॉल्ट में क्या हो, ग्राउंड इन्वॉल्व हो, फॉल्ट में क्या हो, ग्राउंड इन्वॉल्व हो, तभी जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होता है। समझ आ रहा है कि नहीं। अगर आप फिर चलिए, आपने अगर इस बात को ध्यान से सुन लिया तो चलो मैं आपसे पूछता हूं एक बात, भाई थ्री लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में जीरो सीक्वेंस करंट होगा कि नहीं। तो अगर कोई बोल रहा है कि नहीं होगा तो ये गलत है, क्योंकि भाई थ्री लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट तो बैलेंस्ड फॉल्ट है ना, उसमें तो जीरो सीक्वेंस होता ही नहीं है। जो आपके जो आपके अनबैलेंस्ड फॉल्ट है ना, जो अनबैलेंस्ड फॉल्ट है ना, उन फॉल्ट्स में से अगर हमारा क्या है कि ग्राउंड इन्वॉल्व है तभी जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगा, अदरवाइज जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगा ही नहीं। सिर्फ क्या होगा, आपका पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो होगा। तो यहां पर देखिए जो हमारा 16th नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम है और न्यूट्रल ग्राउंडिंग है ही नहीं। ठीक है, अगर न्यूट्रल ग्राउंड नहीं तो जीरो सीक्वेंस करंट कैसे फ्लो होगा भाई, कैसे फ्लो होगा, न्यूट्रल ग्राउंड में देखिए जीरो सीक्वेंस करंट तब फॉल्ट फ्लो होता है जब अर्थ इन्वॉल्व हो,
अर्थ इन्वॉल्व है इसका मतलब कि आपकी ग्राउंडिंग होगा तभी तो फ्लो हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हैं, हमारे पास एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है, किस सिस्टम है हमारा, ठीक है, ये सिस्टम है, सॉरी ये मैंने गलत चीज बना दिया, सिस्टम है, इसको आप यहाँ फिर से कंसिडर करिए, सिस्टम हमारा एक, ये हमारा सिस्टम है, ओके बेटा, ये हमारा सिस्टम है। और यहाँ पर क्या है कि देखिए आपसे बता रहा हूँ, यहाँ पे कहीं फॉल्ट हो गया हमारा, कैसा फॉल्ट, ये लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया, एक लाइन ग्राउंड से आ गया, ये दोनों हेल्दी हैं, ठीक है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ का जो न्यूट्रल है ना वो ग्राउंडेड नहीं है। भाई जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो इसके लिए तो भाई कहीं ना कहीं से ऐसा आपका बनना चाहिए कि नहीं, सर्किट तो बनना चाहिए ना, जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आपका फॉल्ट में ग्राउंड इन्वॉल्व हो और फिर क्या है कि आपका जो स्टार कनेक्टेड सिस्टम है उसका न्यूट्रल ग्राउंडेड हो, ठीक है ना, तभी हमारा जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगा। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप तो बस इतना देखना, अगर जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है, ये अगर आपसे कोई पूछे तो आप यहाँ पर ये देखना सिर्फ कि भाई जो फॉल्ट है ना हमारा, बैलेंस्ड फॉल्ट है कि अनबैलेंस्ड फॉल्ट है। तो अगर बैलेंस फॉल्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं फ्लो होगा। अगर अनबैलेंस फॉल्ट है तो उसके बाद से क्या देखना, भाई ग्राउंड इन्वॉल्व है कि नहीं। अगर ग्राउंड इन्वॉल्व है तो फिर देखना आपका भाई जो स्टार कनेक्टेड है उसका जो न्यूट्रल है ना वो ग्राउंडेड है कि नहीं। अगर वो ग्राउंडेड है तब क्या होगा, जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगा, अदरवाइज जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो ही नहीं होगा। था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हमारे पास स्टार कनेक्टेड सिस्टम है जिसमें ग्राउंडिंग है ही नहीं, इसमें जो न्यूट्रल ग्राउंडेड है ही नहीं, तो जीरो सीक्वेंस करंट कहाँ फ्लो होगा, नहीं फ्लो होगा, चाहे जैसा ही फॉल्ट हो जाए फ्लो ही नहीं होगा, पाथ ही नहीं मिलेगा उसको, रास्ता ही नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। तो बिना कंफ्यूज हुए अपने अनुसार आप इसको क्या है कि एक अपना समझ बनाइए, उससे आगे बढ़िए, है ना, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, ठीक है। चलिए आगे वाला आगे क्वेश्चन करते हैं कि लिखा है फॉर सिंक्रोनस मशीन, ये भी आपका एक छोटा छोटा फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 132 क्वेश्चन तो आप कई बार देख करके याद कर सकते हैं। फॉर सिंक्रोनस मशीन द ईएमएफ जो होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज आर इन्वॉल्व ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए होता है। सिंक्रोनस मशीन में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है ना, चाहे फॉल्ट हो फॉल्ट नहीं हो, ठीक है ना, किसके लिए होता है, सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए होता है, क्योंकि उसके बाइंडिंग को हम बनाते ही ऐसे वैसे बना होता है, उसमें नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज उत्पन्न हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, चाहे फॉल्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम हमारा अनबैलेंस्ड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। सिंक्रोनस मशीन में ईएमएफ जो है ना वो इन्वॉल्व होता है सिर्फ और सिर्फ किससे, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क से ही इन्वॉल्व होता है, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में इन्वॉल्व नहीं होता है, फैक्ट आपको याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फॉर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, हमारा सिस्टम कैसा है, डेल्टा कनेक्टेड है भैया। देखिए डेल्टा, डेल्टा में न्यूट्रल होता ही, कहाँ न्यूट्रल होता है भाई, स्टार में तो न्यूट्रल हो गया, डेल्टा में कहाँ न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा ही नहीं। क्या जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगा, नहीं। हाँ देखिए यहाँ पर जीरो सीक्वेंस करंट का पाथ है, नहीं है, ठीक है। तो देखिए फॉर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम जीरो सीक्वेंस करंट डज नॉट फ्लो इन लाइंस, जीरो सीक्वेंस करंट में फ्लो इन द फेज वाइंडिंग। अब देखिए लाइन की अगर मैं बात करूं, ये लाइन है हमारे डेल्टा कनेक्टेड और ये हमारे क्या है फेज। तो आपको पता, हमने बोला था कि नहीं, जीरो सीक्वेंस करंट अगर ए फेज का है, जीरो सीक्वेंस करंट अगर बी फेज का है, जीरो सीक्वेंस का अगर सी फेज का है, तो तीनों बराबर होते हैं। मैंने बोला था जीरो सीक्वेंस करंट हमारे क्या बराबर होते हैं भाई, फेज और मैग्नीट्यूड सब में बराबर होते हैं। अगर तीनों बराबर होते हैं तो वो यहाँ पे बराबर कैसे हो पाएंगे भैया, बराबर तो यही होंगे ना, जो यहाँ फ्लो हो रहा है वही यहाँ फ्लो हो जाए, वही यहाँ फ्लो हो जाए। तो जीरो, देखिए आपका जो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है ना, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में जो जीरो सीक्वेंस करंट है ना, ठीक है ना, वो कहाँ फ्लो हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग में, लाइन में फ्लो नहीं हो सकता। तो देखिए आपका जीरो सीक्वेंस करंट डज नॉट फ्लो इन द लाइंस, ये बिल्कुल सही बात आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही जानबूझ के मैंने ऐसा बनाया है, इसमें कुछ आपके फैक्ट इन्वॉल्व हो, आपको कंफ्यूजन हो ना, आप 2-3 बार वीडियो को देखा कर देखिए, है ना। शुरू में एक बार में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं जब एमसीक्यू पेपर जो है ना, ऑनलाइन पेपर है आपके जीवन का, मेरे ख्याल से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, एग्जाम होगा, उसमें आप घबराए नहीं, आराम से एग्जाम दें, ठीक है। तो फिर आप 2-3 बार कम से कम देखिए, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि कॉपी और पेन लेकर के और सबको नोट डाउन करिए, बार ऑब्जर्व विचार करिए जरूर। मुझे ख्याल से आप 10-12 घंटा अगर इन्वॉल्व करते हैं, 15 घंटा आपने, है ना, आप अपना समय देते हैं इसको, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाइएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। बहुत सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी और जहां समझ नहीं आ रहा वहां पर याद भी करना पड़ेगा, कैसे भी करके आपको एग्जाम में तो अच्छा करना ही है ना, भले याद ही क्यों ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट है क्या है कि फैक्ट ये है कि लाइन में फ्लो, लाइन मैंने आपको बता दिया, लाइन ये है, फेज ये है ना। तो लाइन में फ्लो हो ही नहीं सकता, हाँ फेज में फ्लो हो सकता है, तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही है। जीरो सीक्वेंस करंट डज नॉट फ्लो इन द लाइंस, बात सही है, किसमें, डेल्टा कनेक्टेड के लिए। और जीरो सीक्वेंस करंट में फ्लो, हाँ फ्लो हो सकता है, हाँ फ्लो हो सकता है, कोई जर्नी का हरदम फ्लो होगा, फ्लो हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो फ्लो ही नहीं हो सकता, इसलिए क्या ऑप्शन सी आपका ट्रू है। अब आ जाइए यहाँ पर जो आपका
19th क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हमने बोला है। देखिए ट्रांसमिशन लाइन का पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस इतना होता है, आप याद रखिए, नेगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस इतना होता है, और जीरो सीक्वेंस इंपेडेंस ये होता है। ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस कितना होता है, जे एक्सएस माइनस एक्सएम। नेगेटिव सीक्वेंस कितना होता है, ये भी इतना ही होता है, जे इंटू एक्सएस माइनस एक्सएम। ठीक है ना, और जीरो सीक्वेंस कितना होता है, ये क्या आपका पॉजिटिव सीक्वेंस है ना, ये क्या आपका पॉजिटिव सीक्वेंस है, इसको Z1 बोलते हैं, ये आपका Z2 नेगेटिव सीक्वेंस है, इसको Z0 बोलते हैं, नेगेटिव, ये जीरो सीक्वेंस है। ये कितना होता है, एक्सएस प्लस 2XM, ये होता है, देखिए मैंने यहाँ पर ना, ये इतना होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉपी पे लिखेंगे, 2-4 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। पॉजिटिव सीक्वेंस इतना होता है, नेगेटिव सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस के बराबर ही होता है, जीरो सीक्वेंस यहाँ पर बड़ा होता है, लगभग 2.5 गुना होता है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, कि जो जीरो सीक्वेंस होता है क्या होता है, 2.5 गुना होता है Z1 के, 2.5 गुना होता है Z2 के, है ना। Z1 क्या आपका पॉजिटिव सीक्वेंस, Z2 क्या नेगेटिव सीक्वेंस, Z0 क्या है जीरो सीक्वेंस। तो जीरो सीक्वेंस क्या होता है, 2.5 गुना होता है किसके, Z1 के भी, और 2.5 गुना किसका होता है, Z2 के भी, और Z1 Z2 बराबर होता है। तो यहाँ पर जितनी की जितनी बातें लिखी हैं सबकी सब सही लिखी हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए फॉल्ट के केस में, इसलिए यहाँ पर ऑल द अबव आर ट्रू, आपको ये समझना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जो आप हमारा क्वेश्चन है वो ये है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है भैया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत गंभीर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात है कि वो क्वेश्चन आप चाहे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर भी लें, एक एग्जाम में कर लें, उसको लेकर के बहुत ज्यादा मैं नहीं कह सकता कि आप कर पाएंगे, इसलिए 2-3 क्वेश्चन हम इस टॉपिक को लेकर के, है ना, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। कैसा है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या क्या होता है, तो देखिए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या होता है कि जो हमारे पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, ग्राउंड है तो जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगा ही, अगर स्टार कनेक्टेड सिस्टम और उसका भी न्यूट्रल ग्राउंडेड है तो ये तो फ्लो होगा ही। ठीक है ना, तो इसमें पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, नेगेटिव सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस करंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पहला फैक्ट है, देखिए इस सर्किट से भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है आपका I1, यहाँ क्या फ्लो हो रहा है आपका I2, और यहाँ क्या फ्लो हो रहा है आपका I0। देखिए तीनों सीरीज में है, इसका मतलब I1 बराबर I2 बराबर I0। ये आपके लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का ये फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में तीनों ही सीक्वेंस के करंट क्या होते हैं, बराबर। ठीक है ना, इस पर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद से क्या लिखा है, ऑल द 3 सीक्वेंस नेटवर्क आर कनेक्टेड इन सीरीज। यस, तीनों ही सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है ना, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। ये फैक्ट है कि जो हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है उसमें पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, नेगेटिव सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस करंट क्या होते हैं, आपके सीरीज इक्वल होते हैं, और तीनों ही नेटवर्क हमारे जो होते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, तीनों के तीनों क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, तो दोनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। अब देखिए यहाँ पर क्या आपका फॉर लाइन टू लाइन फॉल्ट, देखिए यहाँ पर जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं है। ग्राउंड क्या आपका, ग्राउंड नॉट इन्वॉल्व, ग्राउंड आपका इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर जीरो सीक्वेंस करंट तो फ्लो होगा ही नहीं। तो देखिए जीरो सीक्वेंस करंट जीरो, ये बात सही है। इस फॉल्ट में क्या होगा, जीरो सीक्वेंस करंट जीरो, ये बात सही है। ठीक है, उसका नेगेटिव सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट नेगेटिव सीक्वेंस करंट के नेगेटिव के बराबर होता है। कहने मतलब क्या है कि I1 क्या होता है, माइनस I2। जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट है ना, उसके नेगेटिव के बराबर क्या होता है, I1। ये पहला फैक्ट है किसका, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए। लाइन टू लाइन फॉल्ट के लिए क्या होता है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट का वैल्यू कितना होता है, जीरो, आप ऐसा लिख सकते हैं। नेगेटिव सीक्वेंस करंट और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट का सम क्या होता है, जीरो। इसी से आपको आ जाएगा I1 इक्वल्स टू माइनस I2। देखिए यहां से दिख रहा होगा I1 और I2 दोनों जुड़ रहे हैं, तो देखिए I2 कितना होगा, ये I2 हो गया, और यहाँ क्या फ्लो होगा, I1 I2 नेगेटिव नहीं है दूसरे के, I1 बराबर माइनस I2 नहीं है। देखिए सर्किट यहाँ से देखिए, ठीक है ना, I1 बराबर क्या है, माइनस I2, या फिर I2 बराबर क्या है, माइनस I1। तो ये आपको याद रखना है। तो आपका जो लाइन टू लाइन फॉल्ट है, ठीक है ना, इस फॉल्ट में क्या होता है आपका I1 प्लस I2 बराबर जीरो, इसका मतलब I1 बराबर माइनस I2। ये पहली बात आपको यहाँ पे याद रखना। दूसरी बात, जीरो सीक्वेंस करंट यहाँ पे क्या होता है, जीरो। ठीक है ना, ये क्या होता है आपका जीरो। यहाँ से देखिए बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए दो थोड़ा सा और आप पेशेंस
रखी है ना। दो हमने और लास्ट के दो हमारे जो ऑब्जेक्टिव उसको हम देख लेते हैं। फॉर लाइन 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 एंड ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, इसको आप याद रखिए। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए नेटवर्क हमारा ये है। तीनों ही देखिए, थोड़ा सा नेटवर्क से भी आप यहाँ पर सहायता ले सकते हैं बेटा, है ना। देखिए आपका यहाँ पर क्या है, ये नेटवर्क किसका है बेटा, ये नेटवर्क जो है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, देखिए याद रख लीजिए ऐसा नेटवर्क सीरीज में कनेक्टेड है, करंट बराबर है। ये क्या आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट, इसमें क्या I1 प्लस I2 बराबर 0 है ना, और जीरो सीक्वेंस करंट क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है ना, ये सर्किट आप याद रखिए। इस सर्किट से भी आपका काम हो जाएगा। आप चाहे ना अपनी जो जो याद करना चाहते हैं ना, उस याद करने में इन सर्किट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो मेमोरी ऐड आपको काम करेंगे, है ना। जो हमारा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है उसका सर्किट ये है। इस सर्किट को देख करके आप आराम से कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, इस सर्किट को आप ध्यान से देखिए, यहां से आ रहा आपका I1 और यहां से आ रहा है आपका I2, ये दोनों इधर फ्लो हो रहे हैं I2, और ये किसके बराबर है, माइनस I0 के बराबर है। इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I0 बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया, I0 बराबर माइनस I1 प्लस I2, या फिर I1 प्लस I2 इक्वल्स टू माइनस I0। बात एक ही हुआ दोनों, है ना। आप खुद से लिखिएगा थोड़ा कॉपी पेन पर, आपको समझ में आ जाएगा, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर देखिए बात लिखा गया I1 प्लस I2 प्लस I0 इक्वल्स टू 0, ये इस फॉल्ट के लिए ट्रू होता है। ठीक है ना। और उसके बाद से VA1 इक्वल्स टू VA2, ये भी बात सही है। देखिए यहाँ पर V1 और V2 बराबर है कि नहीं, देखिए ये प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V1, तो V1 इक्वल्स टू V2, इसी को यहाँ पर एक लिख दिया गया VA1 इक्वल्स टू VA2। तो यहाँ पर दोनों ही आप इस सर्किट को, या तीनों ही आपके जो हमारे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और डबल लाइन टू लाइन फॉल्ट या फिर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, तीनों फॉल्ट के सर्किट को याद करिए। सर्किट को याद करके जो जो बात मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बोल रहा हूँ ना, इसको आप वहां पर से समझ लीजिए और इसके थ्रू आप याद करिए, तो आपको थोड़ा ज्यादा सहूलियत मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी क्या आपका दोनों ही सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड टू आर ट्रू। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने अभी तक जितने फॉल्ट पढ़े थे ना, उसको हम क्या बोल रहे थे बेटा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या फिर शंट फॉल्ट, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या फिर शंट फॉल्ट, उसी के दो क्लास हमने देखे थे, कौन सा, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड या फिर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। यहाँ पर एक और फॉल्ट हो सकता है, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट या फिर सीरीज फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट या फिर सीरीज फॉल्ट वो बहुत ज्यादा नहीं होता। अब उसका उदाहरण आप देखिए, जैसे आपके घर में क्या सप्लाई आती है और आप यहाँ पे फ्यूज लगा कर रखते हैं, ये क्या आपका फ्यूज है ना। ये सप्लाई आ रखी है, आपने ऐसा फ्यूज लगाते हैं। अगर ये फ्यूज जो है ना ब्लो हो जाए, उड़ जाए, सर्किट हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया ना, है ना। या फिर यहाँ पे सीरीज में फॉल्ट हुआ, दो चीज चिपके तो नहीं, उड़ी गया बीच में, इस फॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, सीरीज फॉल्ट या फिर ओपन सर्किट फॉल्ट। तो देखिए ब्लोइंग ऑफ फ्यूज इज अ टाइप ऑफ सीरीज फॉल्ट या फिर ओपन सर्किट फॉल्ट, है ना। ऑप्शन ए इज ट्रू। ओके, तो हमने क्या है कि आज जो हमारा फॉल्ट पोर्शन है ना, उसके 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। अब जो हमारा जो पार्ट 3 होगा, पार्ट 3 में हम क्या है कि नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस का नेक्स्ट पोर्शन है, अगला पोर्शन है, उसको हम कवर करेंगे। हर एक पार्ट में हमारे जो 6 पार्ट हैं, उसमें हर एक पार्ट में 20-22 ऐसे करके क्वेश्चन है, और टोटल आपको कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 132 क्वेश्चन। 132 क्वेश्चन आप 2-3 बार देखिए। देखिए आपको हमने इतना प्रयास, 20-22 मिनट 25 मिनट की वीडियो बनाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है बेटा, या फिर 40 मिनट की वीडियो बनाने के लिए आपको 40 मिनट लग रहा है, बट मुझे तो आपसे बता दूं कि उसके लिए 18 घंटे 17 घंटे 15 घंटे मेहनत करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप मेरी मेहनत को छोड़िए, मैं तो मेहनत करूंगा ही, टीचर हूं तो मेहनत करूंगा ही। ठीक है, बट आप अपनी भला सोचिए, आप जरूर वीडियो को कई बार देखिए, तब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इससे क्या एग्जाम भी पास करेंगे, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी, आप सीखेंगे भी, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और यदि आपको ये वीडियो जो है ना यूजफुल लग रहा है ना, तो आप अपने दोस्तों को, पहले तो पूरा वीडियो को कंप्लीटली देखिए, और अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों को वीडियो भेजिए, ताकि मेरी जो मेहनत है ना उसकी सार्थकता बढ़े और आप दूसरे का भला कर सके। ओके बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ओके बेटा, टेक केयर।